नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से किसी एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं और अपने मन में सरकारी नौकरी पाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों की कमेंट्स पढ़ी, काफ़ी कमेंट्स थी और हमारी फैमिली से ही एक लड़की की कमेंट्स थी कि सर मैं सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहती हूँ। एक लड़के ने जो कमेंट की थी कि सर मैं बैंक की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहा हूं, कि कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो इसके लिए हम क्या मैनिफेस्ट करें, क्या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो सकती है और किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे मेरा कोई मंसूबा नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट की तो मुझे लगा कि थोड़ी बहुत इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए जो कि आपके लिए लाभदायी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकारी नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये जो प्रोसेस है वो ऑन एंड एवरेज 3 साल का रहता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का यदि हम एवरेज निकालें तो 3 साल लगेंगे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ये हो सकता है, कुछ लोगों को 4-5 साल भी लग सकता है और कुछ लोग होते हैं जो 3 साल से पहले भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं और सरकारी नौकरी को पा लेते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें करने वाले हैं, अगर आप उसे सही से समझकर अप्लाई करते हैं तो आप 3 साल से पहले आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, या मैं कहूँगा कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी एग्ज़ाम को ही आप क्लियर करके सरकारी नौकरी को पा सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सीधे चलते हैं इस वीडियो की गहराई में। दोस्तों, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है और सरकारी नौकरी को पाना है, तो इस चीज़ को अब आपको अपने जीवन की साधना बना लेना है। और साधना में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। साध्य यानी जिस चीज़ को आपको सधना है, और वो है एग्ज़ाम को क्रैक करना और सरकारी नौकरी को पाना। ये हो गया आपका साध्य। लेकिन इस साध्य को सधने में आपको जो ज़रूरत है वो होगा आपका साधन। और वो साधन क्या होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस साधना में कौन से साधन का इस्तेमाल करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तय करेगा कि आपकी साधना पूरी होगी या नहीं होगी। और आज हम इसी साधन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको 2 पहलुओं के ऊपर काम करना जरूरी है। आपको इस पूरी प्रोसेस को 2 पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। पहला है बौद्धिक स्तर पे, यानी कि थ्रू इंटेलेक्चुअल लेवल। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तब बौद्धिक स्तर पे काम करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा जो है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आपके सोल लेवल पे काम करना, यानी कि आत्मिक स्तर पे काम करना, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के जरिए आप किसी भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इसके एक भी पहलू को आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर आपको ये पूरी जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसको पूरा देखें। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग दिल से एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, वो ही इस वीडियो को देखने वाले हैं, अदरवाइज बाकी लोग इस वीडियो को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम कि बौद्धिक लेवल पे या इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ख्याल रखना है। और इन चीज़ों के बारे में दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी थोड़ी सी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करूँगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गोल, कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग होते हैं जो इस एग्ज़ाम को इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप का सपना होता है। कुछ लोग इसे इसलिए एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक अच्छी इनकम हो, एक अच्छी सैलरी उनको मिलती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं ताकि उनकी शादी हो जाए, है ना। आजकल ऐसा समाज के अंदर हम देखते हैं कि लड़की वालों को लड़का ऐसा ही चाहिए जो सरकारी बाबू हो, वो सरकारी नौकरी करता हो, उन्हीं को लड़की देते हैं। तो ये भी हमारे समाज में आजकल हो रहा है और इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी
कोई लड़का पाना चाहता है ताकि उसकी शादी हो जाए, वो कंवारा ना रहे। कुछ लोग इसलिए एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं ताकि उनके समाज में, उनकी सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट हो, क्योंकि सरकारी नौकरी को लोग एक रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखते हैं। तो आपका गोल क्या है? आप किस लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका ये जो गोल है वो आपका एक डायरी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जिस भी एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मतलब कि उस एग्ज़ाम के लिए कितने क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स कितने होंगे, उन सब्जेक्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, और उस एग्ज़ाम के अंदर कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछने वाले हैं, मार्क्स कंजप्शन क्या रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मूला कैसा रहेगा, मतलब कि कौन से क्वेश्चन में क्या आने वाला है या क्या पूछा जाने वाला है। पहला क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए MCQ का है ना, तो वो MCQ रहेंगे, कितने रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो विस्तृत जवाब आपको देना है, तो वो आपको कितने मार्क्स का रहेगा वो पता होना चाहिए। तीसरा मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो कितना आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। ये पूरा जो फॉर्मूला है या पूरा स्ट्रक्चर है क्वेश्चन पेपर का, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो बौद्धिक स्तर पे आपको मैनेज करना है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को न्याय मिलना ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आप यदि इससे नहीं जानते या टाइम को मैनेज करना नहीं जानते तो हो सकता है कि आप 4 सब्जेक्ट को क्लियर कर लें लेकिन 2 में फिर पास नहीं हो पाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पास होना है, अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स से पास होना होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के बाद है और उस एग्ज़ाम के बीच में 6 महीने बचे हैं और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी 6 हैं। तो आपको ये पता है कि मुझे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए 1 महीना मेरे पास उपलब्ध है। अब आपको इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि हर एक सब्जेक्ट के 1 महीने के अंदर मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और वो आपको पता चलेगा एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर से कि कौन से चैप्टर से कितना ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो आपको उन चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, तैयारी करने के बाद आपको रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन करने के साथ साथ में जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं, जो पिछली एग्जाम्स में जो पूछे गए थे, उन पेपरों को भी छानबीन करना है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, 1 महीना है मान लीजिए एक सब्जेक्ट के लिए, तो उस 1 महीने के अंदर आप एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए, आपके पास इतना समय भी हो बचे कि आप उसका रिवीजन कर सकें, और साथ में वो जो पिछले एग्जाम्स के जो पेपर थे आपको उन्हें भी तो टटोलना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपको 6 महीने के लिए आपका जो समय है उसके लिए 6 सब्जेक्ट के लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी है। और इस तरह से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उस एग्ज़ाम में अपीयर करना और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले ही एग्ज़ाम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं तो हो सकता है कि आप दूसरी एग्ज़ाम क्लियर कर ले या फिर तीसरी एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। एवरेज 3 साल से पहले पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस करें। चौथी जो चीज़ है वो मैं कहूँगा टॉक्सिसिटी से दूर रहें। टॉक्सिसिटी मतलब कि जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उन डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। वो हो सकता है आपके दोस्त जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, उनका फ़ोन आएगा, कॉल आएगा कि आना यार मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, चाय की टपरी पे बैठते हैं ना, सुट्टा लगाते हैं। तो आपका भी मन करेगा, क्योंकि आप भी आधा घंटा पढ़ लिए हैं, पौना घंटा पढ़ लिए हैं, तो आपका भी मन करेगा कि एक बार चला जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आधा घंटा पौना घंटा पढ़ लिया है तो उसके बाद की जो 10 मिनट है वो आपको अपने घर में ही बितानी है। आप आंख बंद करके आराम कर सकते हैं या थोड़ा बहुत घर पे ही चाय नाश्ता कर लीजिए, बाहर नहीं जाना है। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है वो माइंड कहीं जाकर के स्थिर हुआ है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आपने जो पढ़ा है वो बहुत मुश्किल से आपके दिमाग में बैठा है, और आप जब फिर से दोस्तों के साथ में लग जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें होती है, इधर उधर की बातें होती है। तो ये सारे जो है ना वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। पहले का जो समय था, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे अर्जुन के समय की बात करते हैं जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही हाई था,
तो ऐसे में क्या था कि उस टाइम पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ऐसे में सोशल मीडिया नहीं था, ऐसे में फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इतनी सारी वेब सीरीज़ नहीं थी, है ना, करोड़ों ऐसी साइट्स नहीं थी, पॉर्न साइट्स नहीं थी। तो उस समय पे डिस्ट्रैक्शंस कम था। आज के टाइम में भर भर के हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको हटाना होगा। दोस्तों से मिलना मैं कहूँगा बंद ही कर दीजिए, ठीक है। और सोशल मीडिया, अपने फ़ोन को जब भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़ोन को बंद कर करके साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी आपको उस नोटिफिकेशन को ओपन करना पड़ता है। और यहीं पे आपकी जो लिंक है वो लिंक टूट जाती है। आप कहेंगे, फिर आप बार बार कहते हैं कि सर एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं होती, ठीक है। अगर आप वाकई में एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो फिर जो चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका गोल, अब उसे आपको पाना है, तो ये छोटे मोटे बलिदान तो आपको दोस्तों देने पड़ेंगे, थोड़े टाइम के लिए देने पड़ेंगे। सोशल मीडिया से दूर रहना है, दोस्तों से दूर रहना है। आप जब ये प्रोसेस में हैं उस बीच आपको कोई अफेयर नहीं करना है। अगर अफेयर है तो उसे भी टाटा बाय बाय कर दो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लक्ष्य, जो कि है सरकारी नौकरी। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लड़के होते हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं। अब जब लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं तो ऐसे में लड़का होता है, वो किसी और लड़की के संपर्क में आता है, वो नज़दीक आते हैं, कोई लड़की है जो लड़के के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सबसे पहले तो पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने बैठे हैं तो उनको लगता है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को लगता है कि हाँ मुझे सपोर्ट मिला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन्हीं सपोर्ट के बीच में उनके बीच में बातें होती हैं, लाइब्रेरी में बातें होती है, फिर घर जाते हैं वहाँ पे भी फिर फ़ोन से बातें होती हैं, और यूँ करते करते वो जो है धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर पढ़ाई की बातें साइड में रह जाती है और कुछ बातें आ जाती है, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता है, तूने आज मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तू आज क्यों नहीं आया था, तूने आज मुझको कुछ वादा किया था, आज मेरा बर्थडे था तू भूल गया। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी इस प्रोसेस में कुछ भी ज़रूरत नहीं है, और वो जो फिर सपोर्ट था वो कहीं और चला जाता है, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप ये भूल ही जाते हैं कि आपने क्या तय किया है। 3 साल के लिए आपकी जो साधना है उस साधना को आप मिस कर देते हो, आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हो। तो इन डिस्ट्रैक्शंस का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी, मैं इसीलिए इसको टॉक्सिसिटी कहता हूँ, इसको टॉक्सिन कहता हूँ। ये पूरा कचरा है, इस कचरे को हटाओ अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और ये करते हुए आपको पूरे दिन का 12 से 16 घंटा पढ़ना है, ये नियम बना लेना है। अब इन 12 से 16 घंटे के अंदर आप कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे वो आपको इसका पूरा प्लानिंग करना है। साथ में नींद भी ज़रूरी है, साथ में अच्छा खाना भी ज़रूरी है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जिसको हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 से 16 घंटा आपको पढ़ना है। तो ये हो गई एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेशन। अब आएगा एग्ज़ाम का दिन, जिस दिन एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो उस दिन आपको क्या ध्यान में रखना है, आपने जो भी तैयारी करनी थी वो एग्ज़ाम से पहले कर ली है। कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक पढ़ रहे होते हैं, बुक्स किताबें खोल करके पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों ये नहीं करना है। एग्ज़ाम का जो दिन आता है उस दिन आपको पूरी तरह से फ्रेश रहना है, उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मैं कहूँगा चलो ठीक है पढ़ लेते हो तो एटलीस्ट एग्ज़ाम का जो समय है उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले तो बुक्स को साइड में ही रख दो। अब जो आपको करना था, जो पढ़ना था, जितनी कोशिश करनी थी, वो आपके पास जब टाइम था उस वक्त आपने कर ली है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो छोड़ दो फिर उसके ऊपर। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा, वो अब आपको थोड़ी पता है। तो आप लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते हो और कुछ थोड़ा सा माइंड में आ जाए तो 1 मार्क्स बच जाए, 1 मार्क्स मिल जाए। ऐसा नहीं करना है, बस फ्रेश रहो। जो आएगा वो आएगा, जो याद आएगा वो लिखेंगे, जो नहीं आएगा इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेश होकर के जाओ। आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए, तभी तो दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है तब, है ना। एंड टाइम तक मैं देखता हूँ लोग जब पढ़ते रहते हैं तो कॉन्फिडेंट ही नहीं होते हैं, वो घबरा गए होते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम को ना एन्जॉय करना होता है। उसकी वजह हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम को आप बहुत ही विक्टिम होकर के इसे लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप इस एग्ज़ाम के विक्टिम हैं। इस तरह से एग्ज़ाम को नहीं देना है। दूसरी एक और चीज़ है, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो किसी के साथ में ये डिस्कस ना करें कि तूने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं। इन सारे फालतू डिस्कशनों में मत उतरिए। जो उसने पढ़ना है वो उसने पढ़ लिया है, जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ लिया है। अब परफॉर्मेंस की बारी है। एग्ज़ाम के टाइम भी जब भी एग्ज़ाम होती है तो अपने माइंड को शांत रखें। सभी के सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ ले, पूरा पढ़ ले। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारा का सारा जो है वो आपको पढ़ लेना है, और उसमें से जो क्वेश्चन आप अच्छे से इसका आंसर जानते हैं उन्हें पहले अटेंड करें। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पहलू की, ठीक है। पहले हमने बात की बौद्धिक स्तर पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दूसरी जो बात है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोल लेवल पे या फिर आत्मिक लेवल पे, आत्मा के लेवल पे या अंदर से अब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ये सब कुछ बाहरी चीज़ें जानते हैं और इसको अप्लाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों उस वक्त भूल जाते हैं एग्ज़ाम पे टाइम पे, क्यों आप ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इसकी अब हम ये वजह जानने वाले हैं, जो कि दूसरी वजह है, जो दूसरा पहलू है। इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस के साथ में काम करना है। तो इस आत्मिक लेवल पे आप क्या करेंगे? आपने अपना पूरा दिन जो डिसाइड किया, मैंने जैसे बताया 12 से 16 घंटे आपको पढ़ना है, आपको नींद भी लेनी है, ठीक है, और बाकी सारे काम भी हैं, आपको फ्रेश भी होना है। लेकिन इस बीच 1 घंटा आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको अपने खुद के लिए देना है, अपने इनर इम्प्रूवमेंट के लिए देना है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़, सुबह उठ करके 15 मिनट के लिए और शाम को 6 बजे के आसपास 15 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की इन दिस प्रोसेस। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत होता है, जो इस पूरी प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप एग्ज़ाम देने गए और वहाँ पे आपका दिमाग शांत नहीं है, फिर क्या करोगे? कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब आपको नहीं आता है और उसके मार्क्स बहुत हैं, आपको पता चला कि मेरे तो 8 मार्क्स यही क्वेश्चन ले लेगा जो मुझे नहीं आता है, जिसका आंसर नहीं आता है, आप घबरा जाते हो। तो ये घबराना नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी शांत रहने की जो कला है या शांत रहने की जो आदत है वो आपको तभी आएगी जब आपने इसकी पहले से प्रिपरेशन की होगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रोसेस में पहले दिन से मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। 15 मिनट सुबह को करना है, 15 मिनट शाम को करना है, समय आप तय कर लीजिए। और इसके बीच आप क्या करेंगे? सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे। 15 मिनट के लिए बस आपको अपनी नॉर्मल आती जाती सांसों को देखना है। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एफर्मेशन। एफर्मेशन को हर रोज़ आपको बोलना है, दिल से बोलना है। एफर्मेशन मैं कहूँगा लिखेंगे नहीं तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी आपको अपना समय बचाना है, तो लिखने में समय बर्बाद ना करें, लेकिन इससे अपने दिल से, आत्मा से इसको फील करते हुए आपको बोलना है। आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैंने सीए की एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुका हूँ और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है और मेरी शादी तय हो चुकी है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, उस एफर्मेशन को पहले से लिखें, तय करें, अफर्म करें उसे, और कॉन्फिडेंट के साथ में उसे प्रेजेंट में फील करते हुए आपको उसे अफर्म करना है। ये दूसरी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एफर्मेशन। तीसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है, आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, आपने उस दिन अपने घर पे एक पार्टी रखी है और उस पार्टी में वो सभी लोग आए हैं जिनको आपने इनवाइट किया है। सभी लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लोग आपके लिए बुके लेकर के आए हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, आपके माँ बाप बहुत ही खुश हैं कि आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन। और इस विजुअलाइजेशन के अंदर जितना पावर होगा, जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितनी ही फीलिंग्स होगी, उतना ही ये जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो इस विजुअलाइजेशन की पावर को समझते हुए इससे आपको प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में, जैसे कि वो एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, वो हो चुका है जो आप चाहते थे, उसको अपने माइंड में पावरफुली आपको विजुअलाइज करना है। और ये एक दिन नहीं, हर रोज़ करना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ये करना है। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने जो बताया सोल लेवल पे, आत्मिक लेवल पे, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बौद्धिक स्तर पे जो चीज़ें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है और डेली करना है, इसी तरह से इस आत्मिक लेवल की जो चीज़ें हैं इसे भी आपको हर रोज़ करना है, डेली करना है। अगर आप 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में एग्ज़ाम को क्रैक करके सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो। और अब चौथी चीज़, जो इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसे मैं बता रहा हूँ आपको अंत में, लेकिन आपको इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से ही इस चरण को ध्यान में रखते हुए चलना है। आपकी ये जो भी साधना है सरकारी नौकरी पाने की या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, आपकी इस साधना का ये सबसे क्रूशियल पार्ट है जिसे आपको समझना है।
और यही है जो आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता है। तो इसे जितना हो सके उतना अपनी इस प्रोसेस से निकाल फेंकना है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है आपकी परीक्षा के परिणामों के प्रति आपका अटैचमेंट। आप जब अपने परीक्षा के परिणामों के प्रति, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के प्रति जब आप अटैच हो जाते हैं तो वहाँ से सबसे बड़ी दिक्कतें आना शुरू होती है। ये अटैचमेंट आपको वीक करता है, कमज़ोर बनाता है। ये अटैचमेंट आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ाकर रख देता है। जब आप इस पूरी प्रोसेस में परिणामों के प्रति अटैच होते हैं तो आपके मन में, आपके पूरे शरीर में एक डर सा छा जाता है। आपका ध्यान जो असल में होना चाहिए इस प्रोसेस के ऊपर, आपका ध्यान जो होना चाहिए आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपका ध्यान जो होना चाहिए डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के ऊपर, वहीं ये अटैचमेंट ही आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। आप देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप अंदर से घबरा जाएंगे। आपका ध्यान अब पढ़ाई पे नहीं रहेगा, आपका ध्यान उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर के, है ना। आपका ध्यान यही जाएगा कि मैं इस एग्ज़ाम को पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। ये दोस्तों अटैचमेंट जब आपका ज़्यादा होता है तब ये सारे ख्याल मन में आते हैं। मैं कहूँगा अपने आप को डिटैच कर लीजिए अपनी एग्ज़ाम के रिजल्ट्स से। परिणाम चाहे जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ध्यान होना चाहिए प्रोसेस पे, ना कि एग्ज़ाम के परिणामों पे। क्योंकि अगर आप इससे डिटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते हैं, तो आप इस पूरी प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा। अगर आप अटैच्ड नहीं हैं परीक्षा के परिणामों से तो इसकी जगह पे ये सोचिए कि अगर मैं पास हो गया तो, अगर मेरी एग्ज़ाम क्रैक हो गई तो, अगर मैं अपने माँ बाप के सपनों पे खरा उतर पाया तो। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आपके मन में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। आप उन परिणामों को देख पाते हो जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको पूरी तरह से आनंदित होकर इस प्रक्रिया में भाग लेना है, डर से इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है। इस चीज़ को समझना है कि ये एक रेस नहीं है, ये मैराथन है। पहली ही बार में हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, लेकिन आपकी कोशिशें जारी हैं और इसी तरह से आपको चलते रहना है। एक एग्ज़ाम, दूसरी एग्ज़ाम, तीसरी एग्ज़ाम, यूं करते करते तो आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आपके अटैचमेंट से होता यह है कि आपके मन में डर होता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा एक चांस छूट जाएगा, मेरे पास समय कम है। ये सारे जो डर आपके मन में बैठ जाते हैं उसकी वजह से आपका मन एकाग्र नहीं रह पाता है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, आपकी याद शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, आपकी याददाश्त चली जाती है। आपको उस सही समय पे वो जो आंसर है वो याद नहीं आता है और इसी घबराहट में आपकी पूरी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम खराब हो जाती है। तो पहले ही दिन से इस पूरी प्रक्रिया को एक खेल समझे कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर तो करनी है, लेकिन आनंदित होकर के करनी है, मज़े लेना है इसका, मुझे पढ़ना है, मेरा ध्यान नॉलेज पर होना चाहिए, मेरा ध्यान सीखने पर होना चाहिए। परिणाम तो जो आएंगे वो आने ही वाले हैं। अगर मैं स्किल्स पे फोकस करता हूँ तो रिजल्ट्स तो ऑटोमेटिकली अच्छे आने वाले हैं। अगर मैं अपने दिमाग को शांत करने पर पूरा फोकस करता हूँ तो एग्ज़ाम के दिन मैं शांत रहूँगा, पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेंड करूँगा, सभी क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से मैं लिख पाऊँगा, सभी प्रश्नों को मैं अच्छे से समझ पाऊँगा। लेकिन कब? जब मेरा फोकस शांति बनाने पर बना रहेगा, तब जब मेरा फोकस पढ़ाई पर रहेगा, जब मेरा फोकस पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शंस को हटाने पर रहेगा, तब मैं इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से इसे सफल बना सकता हूँ। आप क्या करते हैं? एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू की, पहली एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहीं पर क्या रिजल्ट आएंगे, क्या रिजल्ट आएंगे, मैं पास हो जाऊँगा या नहीं। आप पूजा प्रार्थना में लग जाते हैं, आप किसी तांत्रिक की बातों में आ जाते हैं, है ना, किसी ज्योतिषी में आप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतने अटैच्ड हैं। बस किसी भी हाल में मुझे परिणाम पाने, और वो भी कहते हैं कि जब आपका ध्यान परिणाम पर जाता है
तब तब दोस्तों आपका ध्यान आपकी मेहनत से हट जाता है। जो रास्ता है, उस रास्ते में क्या क्या गड्ढे हैं, उसे कैसे पार करना है, इन सारी चीज़ से आपका ध्यान हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे, स्कोर क्या आएंगे, मार्क्स क्या आएंगे, इसी पर चला जाता है और इसी में आप उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो दोस्तों ये आखिरी जो पार्ट है, ये इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको डिटैच होना है। जब आप डिटैचमेंट कर लेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी ओर से तैयारियां की है, मैंने अपना पूरा 100% दिया है। अब जो भी परिणाम आना है आए, कोई दिक्कत नहीं है। पास हो तब भी ठीक है, ना पास हो तब भी ठीक है। जितने भी प्रयास लगे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाएंगे। और क्या फेल होने पर ज़िंदगी समाप्त हो जाती है? कभी नहीं। अगर आप फेल हो गए तो इसका क्या मतलब है, अब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे? कभी नहीं। ऐसा नहीं है। अपने ढंग का, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो हम अच्छा कर ही लेंगे दोस्तों। अगर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं भी कर पाते हैं तो, अगर हमारे सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और यदि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए तो क्या वहाँ पे ज़िंदगी खत्म हो जाती है? मेरा आपसे सवाल है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जीवन है और जीवन में अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती ही रहती है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं भी कर पाते हैं, अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तब भी मैं कहूँगा कि आपको हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि ये ज़िंदगी जो है वो आपको और ज़्यादा आगे लेकर के जा सकती है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है अगर आपका दिमाग खुला है तो। यहाँ पे कुछ ख़त्म नहीं होता है, यहाँ से तो असल में ज़िंदगी की शुरुआत होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मैनिफेस्टेशन भी यही कहता है कि जब आपने बहुत कोशिशें की लेकिन फिर भी आप नाकाम रहते हैं, तो वहीं से इस ज़िंदगी का उदय होना शुरू होता है। तो इस चीज़ से घबराए नहीं कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा रोग है जो हम कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग। तो इस बात को अपने माइंड में रखें, और अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होती है तो चिंताएं ना करें। आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आप यदि एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, शादी अटक जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी आपकी जिस पल होनी है, जिस क्षण में होनी है, जिसके साथ होनी है, ये सब कुछ पहले से तय है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी, या एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे तो आपकी शादी हो जाएगी, और हो जाएगी तो अच्छी पत्नी आपको मिल जाएगी या अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है पहले से तय होता है, आपको सिर्फ उसे देखना होता है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना। आपका काम है इस प्रोसेस को एंजॉय करना। आपका फुल फोकस इस प्रोसेस पे होना चाहिए। आपका फुल फोकस इस प्रोसेस के अंदर लगने वाले जो भी पहलूज हैं उन पे होना चाहिए, ना कि परिणामों के ऊपर। अदरवाइज आप जो हैं घबरा जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, और जो इतने आपका करीब है उसे भी आप वापस धकेल देंगे, पीछे चला जाएगा सब कुछ। तो पहले ही दिन से इस पे फोकस करें, परिणामों की चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, अपनी तैयारियों पर फोकस लगाएं और आनंद में रहें, मौज में रहें, एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिएं। तो दोस्तों, आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम को लेकर आप पूरी तैयारियां कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि हर एक कमेंट का मैं आंसर कर सकूं। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, लेकिन आपको क्लैरिटी मिली होगी। और यदि ये क्लैरिटी मिली है तो आप इस वीडियो में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इससे मुझे और भी प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ही आपके लिए ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस। जय हिंद एंड जय भारत।